Hello friends, I am Bignesh Kumar. In the previous class, we discussed about buoyancy, the concept of flotation, these things. In this class, we will start the concept of meta center. So let's start. यहाँ पे हम मेटा सेंटर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसे कि पहले हम ये देखेंगे कि मेटा सेंटर क्या है, उसके बाद ये देखेंगे कि मेटा सेंटर को लोकेट कैसे करते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि जो मेटा सेंट्रिक हाइट होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे, तो फिर हमारा जो पूरा अंडरस्टैंडिंग होगा वो मेटा सेंट्रिक हाइट मेटा सेंटर के ऊपर डेवलप हो जाएगा, हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज मेटा सेंटर। ओके, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे इस फिगर को देखना ज़रूरी है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो एक ब्लॉक है ये क्या हो रहा है कि फ्लोट हो रहा है। और एक बात, मेटा सेंटर हम सिर्फ वही ब्लॉक या बॉडी का निकाल सकते हैं जो कि फ्लोट हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक सिंक हो गया या पूरी तरह से सबमर्ज है और हम उसका मेटा सेंटर निकालने लगे, नहीं, ओनली फ्लोटिंग बॉडी का मेटा सेंटर निकलता है। ठीक है। या इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो एक ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। ठीक है। ओके, अभी फ्लोट होने के टाइम पे अभी वो पूरा इक्विलिब्रियम में स्टेबल में है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको एक टिल्ट करेंगे और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। यहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करेंगे। ये क्या, इसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर वो क्या होगा कि वो ओसिलेट करने लगेगा, ऐसे ओसिलेट करने लगेगा, ये सर नो ओसिलेट करने लगेगा। अभी कोई भी पॉइंट, कोई भी एक बॉडी जो कि ओसिलेट कर रहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम होता है वो ओसिलेट करने लगता है, ये सर नो ऐसे ओसिलेट करने लगता है, तो वो एक पॉइंट के अबाउट ओसिलेट करने लगता है। ये जो लेंथ होता है उसका, फिर ये एक पॉइंट के अबाउट ओसिलेट करने लगता है। वैसे ही ये जो ब्लॉक है ना वो भी एक पॉइंट के अबाउट ही ओसिलेट करने लगेगा। तो जिस पॉइंट के अबाउट वो ओसिलेट करने लगेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज मेटा सेंटर। अंडरस्टूड। पहले हमको तो ये समझ गए कि मेटा सेंटर क्या है। एक दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा ये मेटा सेंटर है, फिजिकली वी अंडरस्टूड, अभी हम सोच सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि इस मेटा सेंटर को लोकेट कैसे करेंगे। ठीक है। इस पॉइंट में मैंने ये दिखाया है कि उस मेटा सेंटर को कैसे लोकेट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट व्हिच the line of action of the force of buoyancy meet the normal axis of the body when the body is given a small angular displacement। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में हमेशा क्या होगा कि सेंटर ऑफ बुओयेंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक लाइन में रहता है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं कि नॉर्मल एक्सिस। अभी क्या करेंगे कि टिल्ट करने के बाद वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, क्योंकि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक ही जगह में कांस्टेंट रहता है। बट जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी होता है वो अपना पोजीशन चेंज करता है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ बुओयेंसी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। अभी सबमर्ज्ड पोर्शन का जो शेप है वो चेंज हो गया। पहले ऐसा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरे में चेंज हो गया। तो जब वो उसका शेप चेंज हो गया तो फिर क्या, उसका बुओयेंसी पॉइंट भी चेंज होगा। तो सपोज मान लो कि उसका जो बुओयेंसी पॉइंट है पहले यहाँ पे था और उसके बाद यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो फिर हम यहाँ से मेटा सेंटर को कैसे निकालेंगे कि नॉर्मल एक्सिस तो ये है पहले से ही, और ये न्यू सेंटर ऑफ बुओयेंसी है। न्यू सेंटर ऑफ बुओयेंसी इसका मतलब क्या है कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो यहाँ पे ऐसे लगता है, और जो बॉयंट फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बॉयंट फोर्स।
इसका मतलब हम मेटा सेंटर कैसे निकालेंगे कि when these two lines are meet with each other, इसका मतलब this point is known as what? This point is known as the meta center. इसका मतलब when the normal axis meet the line of action of the buoyant force at, so that point is known as what? Meta center. Understood? Okay. ये आप समझ लिए कि मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर को लोकेट कैसे करेंगे वो भी समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या है। सो मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये तो हमको पता है, और मेटा सेंटर पॉइंट हमने ऑलरेडी लोकेट कर चुका है। तो ये दो पॉइंट के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक हाइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि इस मेटासेंट्रिक हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। सो यहाँ पे हम देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मेटासेंट्रिक हाइट इज GM, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, and GM is equal to BM. GM is equal to BM minus BG. Why I wrote BM minus BG? Because mathematically we proved that BM is equal to I by V. So BM के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? I by V and minus BG. So formula for metacentric height is what? GM is equal to I by V minus BG. यहाँ पे हम एक एक टर्म को देखेंगे कि उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो इसलिए पहले हम देखेंगे कि BG you can see from the figure what is BG। इसका मतलब पहले हम G को लोकेट करेंगे, उसके बाद B को लोकेट करेंगे, और उन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस इज़ नथिंग बट BG। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है उस बॉडी का, ये तो हमको पता है, वो ऑलरेडी फिक्स होता है। एंड सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकालेंगे? जब हमको सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी पता चल जाएगा, उस सबमर्ज्ड पोर्शन का जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो फिर सबमर्ज्ड पोर्शन निकाल देने के बाद हम सेंटर ऑफ बॉयंसी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या, B एंड G के अंदर जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं आराम से। तो BG हो गया। नाउ कमिंग टू व्हाट इज I। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस हमको दिख रहा है ये सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। तो कौन सा सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? जो सरफेस पैरेलल टू लिक्विड सरफेस है। इसका मतलब जब हम टॉप से देखेंगे, इसका मतलब टॉप व्यू में जो सरफेस आएगा उसी सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना है। अब ये मान लेते हैं कि टॉप से ये जो सरफेस है हमको ऐसे दिख रहा है, तो इस सरफेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना है। अभी यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत तरीके से निकल सकता है, बट जैसे कि इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकता है। तो फिर हम कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लेंगे? हम उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करेंगे जिसके अबाउट जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम होगा, मीन्स मिनिमम वन। ओके, so I is nothing but what? I mean. Okay, now you can see here that this is the V. so ये जो सिंबल है इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम हम पूरा बॉडी का या पूरा ब्लॉक का नहीं लेंगे, हम किसका लेंगे? जितना पोर्शन सबमर्ज है उतना पोर्शन का वॉल्यूम लेंगे। तो अभी हमको समझ में आ गया कि जो मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसका हर एक टर्म का मतलब क्या है। नाउ वी विल सी द टाइम पीरियड ऑफ द ओसिलेटिंग बॉडी।
सो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, मीन्स टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड it is 2 pi into k by root over of gm. gm मतलब metacentric height, g means acceleration due to gravity and k means radius of gyration. It is a very important formula. क्वेश्चन इस फार्मूला से भी आ जाता है और इस फार्मूला से बहुत सारे कंक्लूजन भी हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। सो उससे पहले हम ये देखेंगे कि रोलिंग एंड पिचिंग क्या है। अभी ये फिगर हम देख सकते हैं, ये जो है ये जो सरफेस है ये टॉप व्यू है। इसका मतलब दिस सरफेस इज पैरेलल टू द लिक्विड सरफेस। अभी ये जो सरफेस है इसमें जो मूवमेंट है वो दो एक्सिस के अबाउट हो सकता है। दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड अनदर वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। If the movement is about longitudinal axis, then it is known as what? Rolling. If the movement is about transverse axis, then it is known as what? Pitching. Here one person should remember that pitching is more safer than rolling. Okay? Pitching के about जो movement हो रहा है that is more safer than rolling. ये ऐसे पता चल जाएगा जब आप इस दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ना। जैसे कि रोलिंग के केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अबाउट इस एक्सिस में अबाउट निकालना होगा और पिचिंग में अबाउट इस एक्सिस में। और देखने से ही उसका शेप देखने से ही पता चल रहा है कि पिचिंग के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग. That is why pitching is more safer. Now coming to the second point, that is in passenger ship the metacentric height is lower than the warship. एक चीज़ तो हमको मानना होगा कि stability of a body or block which is floating on the liquid is proportional to its metacentric height. Metacentric height जितना ज़्यादा होगा stability उतना ज़्यादा होगा. अब क्योंकि वॉरशिप में हमको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो डूब ना जाए, इसलिए मेटासेंट्रिक हाइट वॉरशिप में ज़्यादा रहता है, बट पैसेंजर शिप में कंपैरेटिवली कम रहता है. वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ भी देखना है कि मेटासेंट्रिक हाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. अब जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा कंफर्टनेस क्या होगा, कम हो जाएगा. तो और पैसेंजर शिप में कंफर्ट भी चाहिए हमको, इसलिए यहाँ पे हम मेटासेंट्रिक हाइट को सेफ लेवल में तो रखते हैं बट कंपैरेटिवली कम रखते हैं कंपेयर टू वॉरशिप. ओके, सो इन दिस वीडियो वी completed this much. In the next video we will see the stability of floating body, submerged body and a question regarding metacentric height. Okay, thank you.